Welcome to SST Edupedia. I am Assistant Professor Nishita Singh and I'll be teaching you Business Communication Part 1 for Semester 1. Today we are going to continue the topic Introduction to Business Ethics. If you remember, फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि एग्जैक्टली बिजनेस एथिक्स क्या होते हैं और कैसे हम एथिक्स को बिजनेस में इनकॉर्पोरेट करते हैं। एक बिजनेस एथिक्स को इनकॉर्पोरेट करने से हमारे बिजनेस को क्या वैल्यूएबल एडवांटेजेस मिलते हैं, प्लस वो क्यों नेसेसरी है हमारे शेयर होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स, कस्टमर्स, क्लाइंट्स, इन सब के लिए। सो टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू ऑन द सेम टॉपिक, दैट इज इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एथिक्स पार्ट 2. Let's start. Now today we are going to learn about a very important topic which has become crucial in the 21st century. Earlier companies were not that careful about their activities and their impact on others. Companies usually focused on profit making. बट आज के जमाने में एक कंपनी का इम्पैक्ट क्या पड़ता है, नॉट जस्ट ऑन द एम्प्लॉइज और ऑन द कस्टमर्स बट ऑल्सो ऑन द एनवायरमेंट, ये बहुत जरूरी हो गया है। इनफैक्ट अगर आप जानते होंगे यूनाइटेड नेशंस, जिनको आज हम वर्ल्ड गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं, उन्होंने बहुत सारी कंट्रीज को एक साथ बुलाकर ये फैसला किया था कि हर कंट्री को अपना कार्बन फुटप्रिंट कंट्रोल में रखना है। और कोई भी कंट्री अगर अपना कार्बन फुटप्रिंट कंट्रोल में रखना चाहती है तो इट इज वेरी नेसेसरी कि वो अपने कंपनीज एंड इंडस्ट्रीज का कार्बन फुटप्रिंट कंट्रोल करे। और वो कैसे होगा, जब इन कंपनीज को कोई स्पेसिफिक गाइडलाइंस दिए जाएंगी एंड वो कंपनीज उन गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे। सो इसी पूरे फैक्टर को हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं CSR, दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप इस वर्ड को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, कॉर्पोरेट इज कंपनी, सोशल इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी, and responsibility, as I said, a company should not be there only to make profits, but the company should be able to give something to the society in return. So the definition says that CSR involves operating a business in such a manner that meets or exceeds the ethical, legal, commercial and public expectation that society has of a business. अब इस कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन को हम लोग वर्ड बाय वर्ड एनालाइज करेंगे तो हमको बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगा। CSR इन्वॉल्व्स ऑपरेटिंग अ बिजनेस इन सच अ मैनर दैट मीट्स और एक्सीड्स। मतलब क्या, हर सोसाइटी को एक बिजनेस या एक कंपनी से कोई एक्सपेक्टेशंस होती है, तो CSR क्या करता है, इधर वो एक्सपेक्टेशन को मीट करता है, लेवल तक पहुंचाता है, या एक्सीड करता है। इन टर्म्स ऑफ एथिकल जो हम पहले से ही देख चुके हैं कि बिजनेस एथिक्स क्या होता है। सेकेंड लीगल मतलब क्या, कि हमारे जुडिशरी ने कुछ तो कंपनी के लिए लॉज बनाए होंगे, तो उन लॉज को फॉलो करते हुए एक कंपनी लीगली सारे एक्टिविटीज करे। थर्ड कमर्शियल मतलब क्या, कि फाइनेंस रिलेटेड, इकोनॉमी रिलेटेड भी कंपनी के कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं सोसाइटी के टूवर्ड्स, जो उनको फुलफिल करने होते हैं। एंड लास्ट पब्लिक एक्सपेक्टेशन, एक जनरल पब्लिक भी एक कंपनी से या एक बिजनेस से कोई ना कोई एक्सपेक्टेशंस रखती है जो उस कंपनी को फुलफिल करने होते हैं। व्हेन अ कंपनी और an industry is able to fulfill all these expectations all together, it is known as CSR. Next, now what could be the key drivers for CSR? Obviously एक कंपनी का तो ड्यूटी होता है कि वो अपने तरफ से अच्छा काम करे सोसाइटी के लिए, but that does not necessarily mean that every company will want to do it. So there are some factors which will prove advantageous अगर companies वो कर पाए तो। So first is enlightened self-interest. It is obvious if you are a corporate who is socially responsible, the people will have a good image in their eyes for your company. So आपका गुडविल बना रहेगा, मार्केट में आपका इमेज अच्छा रहेगा, जिसकी वजह से आपको कस्टमर लॉयल्टी मिलेगी, कस्टमर आपसे सेटिस्फाइड रहेंगे। ऑल्सो द कस्टमर विल फील कि आपका प्रोडक्ट खरीदते हुए वो कुछ तो अच्छा काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो आपके प्रोडक्ट्स रिपीटेडली खरीदेंगे। सो आपका सेल्फ इंटरेस्ट भी इसमें डेवलप होगा। ये आपके कंपनी के लिए ही अच्छा होगा अगर कस्टमर्स आपको एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो। सेकेंड, सोशल इन्वेस्टमेंट। इट इज ऑब्वियसली सोशल इन्वेस्टमेंट। यस, कई बार कंपनीज कंप्लेन करती है कि उन्हें ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करते करते बहुत सारे प्रॉफिट मार्जिन्स को घटाना पड़ता है, बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं।
बट अगर आप इसको एक लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, द मोर मनी द कंपनी इन्वेस्ट इन फुलफिलिंग देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, द बेटर रिटर्न्स दे विल गेट इन द लॉन्ग रन। हाँ, शायद उनके रिटर्न्स उनको तुरंत या इमीडिएटली ना दिखे, शायद इस इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट उनको इमीडिएटली ना दिखे, बट इन द लॉन्ग रन दे विल हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन और बेस ऑफ कस्टमर लॉयल्टी. They will keep the government happy, they will keep the monetary institutions happy, they will also keep the general public and media happy. So in the long run it is beneficial for the company itself. Third, transparency and trust. Obviously every customer who is going to buy a product wants to feel that I can trust this brand. अगर आपने ब्रांडिंग के कंसेप्ट के बारे में पढ़ा होगा तो ब्रांड क्या होता है? ब्रांड इज द इमेज, द ट्रस्ट ऑफ द कस्टमर इन द कंपनी. चलिए समझो आप कभी शूज लेने गए या बैग्स लेने गए, तो आप बोलते कि मैं नाइकी का ही शूज खरीदूंगा या मैं नाइकी की ही बैग खरीदूंगा. ये हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमको भरोसा है कि नाइकी हमें कभी फेल नहीं करेगा, कि वो हमारे एक्सपेक्टेशंस हमेशा मीट करेगा. या अगर आप नूडल्स ही ले लो, हमारे लिए सबसे फेवरेट फास्ट फूड है मैगी. Yes, आज आपको मार्केट में काफी डिफरेंट टाइप के ब्रांड्स मिलेंगे, बट द फर्स्ट नेम दैट कम्स इन योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ नूडल्स इज मैगी. Similarly, the first name that comes to your mind when you think of a toothpaste is Colgate. So this is branding. ये होती है brand image. तो जब हम किसी ब्रांड पे कंप्लीटली ट्रस्ट कर पाते हैं तो ऑब्वियसली उस ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट की वजह से भी लॉयल्टी क्रिएट होती है एंड हम उसी ब्रांड से बार बार परचेस करेंगे. सो CSR एनेबल करता है एक कॉर्पोरेट या एक कंपनी के लिए कि वो ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट रख पाए. उनकी एक्टिविटीज को हम फॉलो करेंगे, उन्होंने क्या क्या अच्छे काम किए उनको हम फॉलो करेंगे. तो इस ट्रांसपेरेंसी की वजह से we'll even more indebted to be their loyal customers. Then last, increase public expectations of business. That is a very obvious thing. If you have always been performing the best, तो obviously आपसे बाकी लोग और better expect करेंगे. So you will always have a benchmark कि मुझे इसके आगे बढ़ते रहना है. It will push your business to become a better one for yourself as well as the customers. Next, now what exactly does a business do under CSR? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है ये तो हमें समझा, बट एग्जैक्टली कंपनीज इसके अंडर क्या करती है, क्या करने से वो अपना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करते हैं. सो देयर आर अगेन टू एस्पेक्ट्स, वन इज इंटरनल, अनदर इज एक्सटर्नल. इंटरनल है मतलब कंपनी अपने एम्प्लॉयज के टूवर्ड्स या अपने स्टेक होल्डर्स के टूवर्ड्स, शेयर होल्डर्स के टूवर्ड्स क्या क्या अच्छे काम करती है. सो फर्स्ट इज एम्प्लॉय वेलफेयर. आपने बहुत सारे, अगर आप एक बार खाली 7 बजे के शाम के ट्रेन में भी घुस जाएंगे, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कॉन्स्टेंटली अपने बॉस के बारे में, अपने कंपनी के बारे में कंप्लेन करते रहते हैं. एंड इफ यू फाइंड अनसेटिस्फाइड एम्प्लॉइज देन ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू लीव दैट कंपनी वन टाइम और अनदर. It is going to be the loss of the company. So what you can do to keep employees is you think about employee welfare. आप खाली उनका वर्किंग आवर्स से लेके सैलरी तक नहीं, आप उनके मेडिकल इलनेसेस या फिर उनके जो बाकी भी एक्स्ट्रा अफेयर्स है जो उनके जॉब के ऊपर डिपेंड करते हैं, अगर आप उनका ख्याल रख सकते हैं तो वो एम्प्लॉय आपसे सेटिस्फाइड रहेगा, शायद से आपके लिए ओवर टाइम करने के लिए भी रेडी हो जाएगा और लॉयल्टी दिखाएगा. सो इट इज वेरी नेसेसरी कि आप उनके वर्किंग आवर्स भी लिमिटेड रखें, आप उनको कॉन्स्टेंटली अच्छा सैलरी एंड एक बोनस कंपनसेशन देते रहे, आप उनके जो वर्किंग कंडीशंस है वो सेफ एंड साउंड रखें, जो भी फैसिलिटीज नेसेसरी है 9 घंटे तक काम करने के लिए वो सारे फैसिलिटीज आप उनको दे, आप उनके मेडिकल इंश्योरेंस का ख्याल रखें, नॉट जस्ट उनका बट उनके फैमिली का भी. सो ये कुछ बेसिक नेसेसिटीज है जो आज हर कंपनी अपने एम्प्लॉय के लिए करती है एंड इतना तो हर एम्प्लॉय का हक बनता है. सेकेंड इज कंक्लूसिव वर्किंग कंडीशन. जैसे कि कई बार हम लोग ऐसे वर्किंग कंडीशंस में काम करते हैं जहाँ पे प्रॉपर लाइटिंग नहीं होता है, प्रॉपर सैनिटरी फैसिलिटीज नहीं होती है, या फिर फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज में ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं जो हमारे लिए हजार्डियस हो सकते हैं. सो ऑब्वियसली एक एम्प्लॉय ज्यादा टाइम तक ऐसे कंपनी में काम नहीं कर पाएगा. सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी को वो एक एम्प्लॉय को अच्छे एनवायरमेंटल कंडीशंस में रखे जहाँ पे द एम्प्लॉय वुड बी मोटिवेटेड टू वर्क मोर. And third is increase employee satisfaction. Yes, the best way to increase employee satisfaction is money, no doubt. But not every employee is satisfied by money. Some employees, they need appreciation, reward. Some need challenging jobs. So it depends from employee to employee. कोई एम्प्लॉय अगर खाली मॉनिटरीली सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो कंपनी का काम है कि वो उनको कॉन्स्टेंटली रिकॉग्निशन दे, उनके काम एंड हार्डवर्क के लिए रिवॉर्ड्स दे.
and not just monetary, but in terms of challenging jobs or giving them opportunities abroad. So such kind of constant reminders of appreciation could work in favor of the company. So these are the internal activities, or what we can say actions, which a company can do to fulfill their CSR towards their employees. Now we'll look at the external aspects. The very first and most important is the green issues. We all know all the air pollution, the water pollution, the noise pollution that is caused by a company. Even if I can take the example of our holy river Ganga, अगर आप उनको देखेंगे, जिन भी कंपनीज के पास वो रिवर पास होती है, क्रॉस होती है, वहां का पानी बहुत गंदा रहता है, क्योंकि ये कंपनीज कभी भी अपने वाटर को ट्रीट नहीं करती है। आज हम लोग जो क्लीन गंगा रिवर प्रोजेक्ट में भी काम कर रहे हैं, उसकी शुरुआत ही इसी की वजह से हुई, बिकॉज अ लॉट ऑफ कंपनीज डिड नॉट टेक केयर of treating their waste water before releasing it into the river. So that's why our first focus as a company should be to reduce our effects on the environment. So it could be air, noise, water and all other kinds of pollutions. Second aspect is the energy conservation. Obviously पहले तो हमको खाली लिमिटेड सोर्सेस ही पता था एनर्जी के, जैसे सोलर, विंड, हाइड्रो एटसेट्रा, बट देन आज because of a lot of technology, research and development, innovation, we can also derive energy from nuclear power, not only from fossil fuels, but then we can also convert traditional or conventional modes into modern modes. We can convert solar into electricity, we can convert hydro into electricity. So now that we have so many options for energy application, we can start conserving the traditional modes or the non-renewable modes of energy. अगर हम न्यूक्लियर पावर को यूज कर सकते हैं या सोलर पावर को यूज कर सकते हैं अपने कंपनी को रन करने के लिए, then we should avoid using coal or what we can say fossil fuels, which are limited. So our next focus should be on energy conservation. Third and a very important aspect is eco-friendly products. A lot of products that we come across are not really eco-friendly. मतलब क्या कि जब हम इन प्रोडक्ट्स को यूज करना बंद कर देते हैं, जब इनकी एक्सपायरी पास हो जाती है और हमको जब इनको डिस्पोज करना होता है, तो ये प्रोडक्ट्स जल्दी डिकम्पोज नहीं होते हैं. A lot of it would be products which are packaged in plastics which are unrecyclable. ऐसे बहुत सारे प्लास्टिक पैकेजिंग होती है जिसमें रिसाइकल नहीं किया जा सकता, एंड उसकी वजह से वो प्लास्टिक सालों एंड सालों तक हमारे एनवायरनमेंट में ही पड़े रहते हैं. नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ डिकम्पोजिंग और डिस्पोजिंग पैकेजिंग, बट देन कई प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो एनिमल क्रूएल्टी फ्री नहीं होते हैं. जैसे आप कॉस्मेटिक्स ले लीजिए, बहुत सारे ब्रांड्स पहले एनिमल टेस्टिंग करते हैं जिसमें कई एनिमल्स को बहुत सारे डिसीजेस, इलनेसेस एंड इवन डेथ से गुजरना पड़ता है. So such kind of products are not at all eco-friendly in nature, and just हम तो खाली 40 रुपए में एक प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, लेकिन a lot of animals and the environment have to pay the cost for it for years and years. So a company should make sure that their products are eco-friendly. Next, ethical advertising standards. अगर आपने नोटिस किया होगा कि एक एग्जांपल देती हूँ मैं, जैसे पान पराग का एडवर्टाइज, बहुत फेमस एडवर्टाइजमेंट है, या वो जो स्लोगन आता है पोलो केसर केसर जुबा, ऐसे कुछ तो है, अजय देवगन का एड है इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सो वो एड्स एक्चुअली आपको दिखाते हैं पान मसाला के ऊपर, लेकिन वो एड होती है टबेको के ऊपर. अगर आप जानते हैं कि इंडिया में टबेको के ऊपर एड्स करना इलीगल है, इट इज बैंड, एंड स्टिल अ लॉट ऑफ ब्रांड्स दे यूज सच एडवर्टाइजमेंट्स वेयर दे ट्राई टू शो दैट एड फॉर वन प्रोडक्ट but they are actually advertising another product. So such type of advertising is known as surrogate advertising. ये जो ethical standards है, ये इन barriers को break करते हैं and illegal advertising करते हैं. Next is community well-being. Obviously हम एक कंपनी, एज ए कंपनी जिस कम्युनिटी में ऑपरेट करते हैं, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उस कम्युनिटी के नीड्स का ख्याल रखें. अगर मैं ऐसे कंट्रोवर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स या प्रोडक्ट्स बनाऊंगी जो किसी एक कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करे, स्पेशली रिलीजियस सेंटिमेंट्स, देन दैट वुड नॉट बी बेनिफिशियल. इट कुड क्रिएट अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी एज वेल एज डिस्टर्बेंस इन द कम्युनिटी, और may also lead to riots. So that is why it is necessary कि हम जिस कम्युनिटी में ऑपरेट करते हैं, हम उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड सेंटिमेंट्स का ध्यान रखें.
देन लास्ट इज इंक्लूजन। अ लॉट ऑफ कंपनीज वो बहुत सारे बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन करते हैं एंड उन लोगों को जॉब नहीं देते। ऑल्दो लेट्स अज्यूम दैट देयर आर टू एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय ए एंड एम्प्लॉय बी। ये दोनों कैंडिडेट्स बन के एक कंपनी में आते हैं इंटरव्यू देने के लिए। दोनों की क्वालिफिकेशन भी सेम है, एक्सपीरियंस भी सेम है, बट आई एम रिजेक्टिंग कैंडिडेट नंबर बी ओनली बिकॉज शी इज अ फीमेल, और आई चूज एंड प्रेफर कैंडिडेट ए बिकॉज ही इज अ मेल। सो दैट इज नोन एज डिस्क्रिमिनेशन। सो बाय इंक्लूजन आई मीन कि मैं सबको इंक्लूड करूं, कोई भी कम्युनिटी या कोई भी काइंड ऑफ पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर एक्सक्लूडेड फील नहीं करना चाहिए। मेरे कंपनी में सबको इक्वली हिस्सा मिलना चाहिए। सो दीज आर फ्यू एस्पेक्ट्स दैट अ बिजनेस हैज टू डू अंडर CSR. नेक्स्ट we are going to look at some of the most important issues जो आज CSR के नाम पे कंप्लीट या फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं। फर्स्ट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। आपने सुना ही होगा कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, ये सारे वर्ड्स। सो ये क्या होता है? बेसिकली जब मैं कोई नया इन्वेंशन या डिस्कवरी करती हूँ, मैंने उसके पीछे लाखों रुपए गवाए हैं, मैंने अपना जिंदगी का काफी सारा टाइम उस पर स्पेंड किया है, सो ऑब्वियसली मुझे उसके कुछ तो रिटर्न्स चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, मेरी इन्वेंशन या डिस्कवरी पे एक कॉपीराइट लगा दूंगी, पेटेंट लगा दूंगी कि ओके ये इन्वेंशन मेरा है, बाकी किसी को यूज करना है तो उसको इसके लिए पे करना पड़ेगा। So that is very necessary because there are a lot of companies जो illegally इन्हीं सारे copyrighted या patent inventions को यूज करती है, जिसके वजह से उस ओनर का नुकसान होता है। उनका जो इतने सालों का मेहनत एंड इतना सारा जो मनी इन्वेस्टमेंट है वो पूरा पानी में चला जाता है। सो एवरी कंपनी शुड मेक श्योर दैट दे आर नॉट क्रिएटिंग एनी काइंड ऑफ gap in fulfilling the needs of the owner of such copyrights and patents. Second problem is the dumping of e-waste and medical waste. हम जब किसी हॉस्पिटल या क्लिनिक में जाते हैं, वी मेक श्योर कि जो सिरिंज या जो इंजेक्शन किसी और पे यूज हुआ है वो हम पे यूज ना हो, बिकॉज ऑब्वियसली देयर इज अ चांस ऑफ इन्फेक्शन। तो जब हम इतनी छोटी सी बात का भी ख्याल रखते हैं तो आप सोच ही सकते हैं एक हॉस्पिटल में कितना सारा वेस्ट जनरेट होता होगा, फ्रॉम आवर बॉडी ऑर्गन्स टू अ लॉट ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स टू ऑल द एक्सपायर्ड मेडिसिन। अगर इनको हम लोग डायरेक्टली नेचर में ऐसे रिलीज कर देंगे देन इट वुड नॉट ओनली बी हार्मफुल टू द एनिमल्स एंड द एनवायरमेंट but as well as to the people who come in contact with such elements. Plus if you talk about e-waste, that is electronic waste, you must know that a lot of electronical gadgets, they contain lead, chromium and other such metal or chemicals or toxins which once released could be harmful to the body as well as the nature. So we should be careful before disposing this waste just like that. Third is human rights violation and discrimination. So जैसे मैंने बताया कि हम लोग कई बार डिस्क्रिमिनेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट। तो हर एक कंपनी का ड्यूटी बनता है कि वो इन डिफरेंसेस को ना देखे। The only thing they should look for is the qualification and the experience and the skills of the candidate and nothing else. ह्यूमन राइट्स मतलब हर इंसान का जन्मसिद्ध कुछ अधिकार होता है जब से उन्होंने एज अ ह्यूमन बर्थ लिया है। सो दे हैव अ राइट टू क्लोथिंग, फूड, शेल्टर, एजुकेशन एंड हेल्थ, एंड ये 5 राइट्स उनसे कोई छीन नहीं सकता है, नॉट इवन द कंपनी। सो एवरी कंपनी हैज टू मेक श्योर दैट दे आर फुलफिलिंग दीज राइट्स एज वेल. Next is privacy. Today we live in the world of internet where I am sure you guys know that there is very less or no privacy at all. आज आप सोशल मीडिया से लेके आपका कोई भी SMS हो या कोई भी फोन कॉलिंग हिस्ट्री हो, आपका गूगल सर्च हो, एनीथिंग, एवरीथिंग इज विजिबल टू एवरीवन. सो प्राइवेसी हैज बिकम अ वेरी मेजर इशू इन टर्म्स ऑफ CSR. बीच में ही अगर आपने देखा होगा व्हाट्सएप के ऊपर काफी सारे एलिगेशंस लगे थे कि उन्होंने अपने चैट्स को इनक्रिप्टेड नहीं रखा है, कि कोई भी बैठ के कहीं भी हमारा चैट देख सकता है. सो दैट इज वन ऑफ द रीसेंट इश्यूज इन प्राइवेसी, राइट. सो ये हर एक कंपनी का मतलब बोलते हैं ना, एक फॉर्मेलिटी नहीं, एक ड्यूटी है, एक ऑब्लिगेशन है कि नॉट ओनली चैट्स बट हमारे जो पिन कोड्स होते हैं, जो क्रेडिट कार्ड नंबर्स होते हैं, जो हम बहुत सारे वेबसाइट्स पे डालते हैं फॉर शॉपिंग एंड अदर स्टफ्स, सो वो उनका काम है कि वो इन सारी चीजों को प्राइवेट रखे. Next is insurance. I don't know if you have seen that movie. Oh my God, it has become a little controversial one. But if you remember, उसमें एक इंश्योरेंस रिलेटेड ही केस था
कि एक इंसान का जो दुकान था वो अर्थक्वेक की वजह से बर्बाद हो गया था, तो उन्होंने इंश्योरेंस वालों को बोला कि हमारे पैसे दे दीजिए क्योंकि कैलामिटी आई है, मैंने तो हर साल प्रीमियम भरा है। लेकिन उन्होंने बोला कि अर्थक्वेक इज द एक्ट ऑफ गॉड, सो आपको उनसे पैसे लेने होंगे। सो इंश्योरेंस कंपनी ने अपने हाथ ऊपर कर लिए कि ये तो मतलब बोलते हैं ना, ये तो कैलामिटी, ये तो भगवान की वजह से हुआ है, तो हम इसके लिए पैसे क्यों भरे। सो दैट इज व्हाट ऑफन हैपेंस कि इंश्योरेंस कंपनीज ऑल्दो वो हमसे टाइम टू टाइम प्रीमियम लेती है, बट कभी कभी वो अपने प्रोमिसेस फुलफिल नहीं करती है। So that is again the part or the duty of any insurance company कि वो अपने इंश्योरर को एक तो जितने भी प्रोमिसेस कर रहे हैं उनको फुलफिल करें, किसी टाइप के फ्रॉड में ना इंक्लूड हो, जो भी अमाउंट उनको बताई जा रही है वो फिक्स्ड रहे, और उनका टर्म खत्म होने पे या किसी कैलामिटी के टाइम पे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी उनका क्लेम है वो उनको राइटफुली टाइम पे दे दे। एंड देन द लास्ट इज चाइल्ड लेबर। एवरीबडी नोज दैट up till the age of 14 our government has made education compulsory for each and every child, that too free education, and still there are a lot of children who are working in mines, who are working in firecracker making companies and factories, and a lot of children who are into human trafficking, into begging on the signals। आपने तो देखा ही होगा, आप किसी सिग्नल से गुजरते होंगे तो आपको बहुत बच्चे मिलते होंगे जो ऐसे छोटी मोटी चीजें बेच रहे हैं या भीख मांग रहे हैं। सो ये सब एक्चुअली चाइल्ड लेबर के अंडर आता है। ये उनके पेरेंट्स की एज वेल एज हमारे गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ऐसे बच्चों को स्कूल्स में डालें, उनका एजुकेशन फ्री में कंप्लीट करें। इसी के लिए मिड डे मील का भी स्कीम निकाला गया था कि एटलीस्ट बच्चों को खाना मिले, इस रीजन से तो पेरेंट्स उनको स्कूल भेजा करें। स्टिल देयर आर अ लॉट ऑफ स्मॉल स्टॉल्स और स्पेशली द फायर क्रैकर्स मेकिंग फैक्ट्रीज जो ऐसे बच्चों को हायर करती है, एंड इवन द चिल्ड्रन हु आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फायर क्रैकर्स could have cancerous deaths because वो जो powder and gun powder वो लोग use करते हैं, they directly inhale that in their body and that could lead to lung cancer. So these are some of the burning issues which we come across when we are talking about corporate social responsibility. So it is the duty and obligation of every company to avoid issues of such matter and complete and fulfill their obligation towards the society, their customers as well as their employees. So we'll stop with our topic here. Thank you for listening.